का स्वागत है। तो चलिए हिस्ट्री मेंस के क्रम में आज हम लोग ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था? स्पष्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधीवादी और गांधी का शुरुआत चंपारण जो कि बिहार का एक ज़िला है वहाँ से शुरू हुआ। यानी गांधीवादी रणनीति और गांधी का उदय का केंद्र चंपारण रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी के भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था, तो जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी पहले ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष अपना एक आकार ले चुका था। इनमें से था कि जैसे सबसे बड़ा बात था कि कांग्रेस का स्थापना हो चुका था और कांग्रेस में हमेशा से प्रबुद्ध लोगों का प्रभाव रहा। बाद में साथ ही इसमें नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों के विचारों का प्रभाव रहा। इस दौरान अनेक नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे गोखले, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, नौरोजी। इन सभी नेताओं का प्रबुद्ध हुआ। इसमें गांधी जी 1906 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सक्रिय थे। उनके इन्हीं प्रयोगों और संघर्षपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के भारत आने से पहले ही महात्मा गांधी भारत में काफ़ी प्रख्यात हो चुके थे। उत्तरी बिहार के तिरहुत प्रमंडल में चंपारण एक ऐसा जगह था जहां काफ़ी लंबे समय से किसान में असंतोष से व्याप्त हो चुका था। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, काफ़ी समस्याएं थी उनकी लाइफ में। तो चंपारण का जो अधिकांश क्षेत्र था वो 3 भागों में विभाजित था। यानी कि एक था बेतिया, रामनगर और मधुबन का जागीर क्षेत्र। इन तीनों में विभाजित था, जिसमें बेतिया का जागीर जो था वो सबसे बड़ा था। और यहाँ के जो भूस्वामी थे, यानी यहाँ के जो जागीरदार थे, वो अपने खेतों का देखरेख स्वयं नहीं करके अपने खेतों को ठेके पे दे दिया करता था। और उस समय तत्कालीन समय में यूरोपीय नील बगान नामक ठेकेदार काफ़ी प्रभावशाली था, काफ़ी उसका चलता था। तो यहाँ के किसानों का मूल समस्या यह था कि किसान जो होते थे वो नील बगानों से ज़मीन पट्टे पे लिया करता था और फिर वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता था। तो प्रॉब्लम यहाँ थी कि किसान मतलब बागान मालिक जो थे किसान को इस शर्त पे पट्टे पे ज़मीन दिया करते थे कि उन्हें 1 बीघा खेत जो होता है, जिसमें 20 कट्ठे होते हैं, उसमें से 3 कट्ठे पे जो कि सबसे 20 कट्ठे के सबसे उपजाऊ भाग जो होगा, उस उपजाऊ भाग के 3 कट्ठे पे उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और इन्हीं शर्त पे बागान मालिक जो थे वो किसानों को ज़मीन दिया करते थे। और नील की खेती की ये थी कि नील की खेती करने से धीरे धीरे जो ज़मीन थी ना वो बंजर हो जाती थी। और फिर भी किसान उनका कहना था कि जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगा वहाँ पे नील की खेती किया जाए। तो वो उपजाऊ मिट्टी भी धीरे धीरे बंजर होने लगती थी, जिससे आगे पैदावार की कमी हो जाती थी, जिससे किसान ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम में थे।
तो किसानों को अपने सबसे उपजाऊ मिट्टी के 1 बीघा यानी 20 कट्ठे के 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। इसी व्यवस्था को 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। और किसान जो नील की खेती करते थे उन्हें बहुत कम कीमत पे भी खरीदा जाता था। इस तरह से भी किसानों को बहुत शोषण हुआ करता था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही थी। और 1990 के बाद जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नील का उत्पादन किया या उनका निर्माण किया था। तो उसकी क्वालिटी प्राकृतिक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फलता क्या हुआ कि मार्केट में कृत्रिम नील का मांग ज़्यादा हो गया और भारतीय नील जो थी परंपरागत तरीके से जिसका निर्माण किया जाता था खेती की से, तो उनकी मार्केट में विश्व मार्केट में इसकी मांग कम हो गई, जिससे बागान मालिक को काफ़ी नुकसान होने लगा। तो बागान मालिक जो थे अपने नुकसान को कहीं ना कहीं नहीं, बागान मालिक जो थे अपने मुनाफा को बनाए रखने के लिए और अपने नुकसान को किसानों पर लादना स्टार्ट कर दिया और उन्हें कहने लगे कि अगर किसान उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति दी जा सकती है। यानी वो अच्छा मुआवजा अगर किसान उसे दे देगा तो उसे नील की खेती करना बंद कर सकता है वो। और इस तरह से किसानों का बहुत सारा शोषण किया गया, उन्हें बहुत सारे अवैध रूप से किसानों से वसूली की गई और इससे किसानों में काफ़ी असंतोष फैल गया और उनकी स्थिति दिन ब दिन और भी बेहतर होने लगी थी और इस कुचक्र में किसान फंसते चले गए। इन्हीं समस्याओं को लेके चंपारण के ही मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने किसानों की ही समस्याओं को लेकर 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उनमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने काफ़ी सुन रखा था कि वो सत्याग्रह का प्रयोग करके बहुत कुछ मनवा लेते हैं सरकार से। तो उन्हीं उद्देश्य से वो राजकुमार जी महात्मा गांधी से मिलने आए और उन्होंने वहाँ के चंपारण के किसानों की सारी समस्याएं महात्मा गांधी जी को बताए और उन्हें चंपारण आने के लिए आग्रह किया। महात्मा गांधी ने भी चंपारण आने का आश्वासन दिया। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाने के क्रम में मोतिहारी में महात्मा गांधी की मौजूदगी को लोगों ने अशांति समझा और वहाँ के स्थानीय शासक ने महात्मा गांधी को चंपारण जाने पर रोक लगा दी। पर महात्मा गांधी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। जो साउथ अफ्रीका में वो जो संघर्ष कर रहे थे उनकी वजह से महात्मा गांधी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो इसी के वजह से बिहार के जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट ने महात्मा गांधी को वार्ता करने के लिए बुलाया। तो एडवर्ड गेट की अध्यक्षता में ही बिहार सरकार ने एडवर्ड गेट ने ही एग्रीगियन कमेटी का गठन किया गया। एडवर्ड गेट की अध्यक्षता में एग्रीगियन कमेटी का अध्यक्ष गठन किया गया था और महात्मा गांधी भी इस समिति के सदस्य थे। इन समिति की सिफारिश के आधार पे समिति की सिफारिश के आधार पे बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और किसानों से जो अवैध रूप से जो वसूली की गई थी उनका 25% यानी 25% किसानों को वापस लौटा दिया गया। जो कि इस आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन में किसानों की समस्या
मतलब यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था। और महात्मा गांधी के जितने भी सहयोगी थे, वो सभी जो शिक्षित और मध्यम वर्ग से आते थे, जैसे कि महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, आचार्य जी.वी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि। ये सभी शिक्षित मध्यम वर्ग से आते थे। लेकिन महात्मा गांधी स्वयं साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वो हमेशा पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, लोगों से जा जाकर उनके गांव-गांव में मिलते थे और किसानों की जो समस्या होती थी वो उनकी भाषा में उनसे बात किया करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। यही कारण था कि महात्मा गांधी किसानों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, मतलब सर्वाधिक लोकप्रियता उन्हें मिली। अब निष्कर्ष देखते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे भारत में सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। यह राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवाद और गांधी का प्रवेश द्वार माना जाता है। और कांग्रेस के यहीं से महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य यानी सर्वलोकप्रिय नेता के रूप में उभर गए। और कांग्रेस और राजनीति को महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान करना यहीं से स्टार्ट किया। नरम दल और गरम दल का प्रभाव खत्म हुआ और यहीं से गांधीवादी चरण का आरंभ माना जाता है, शुरुआत हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। धन्यवाद।